हेलो एंड जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू सीपीएफ एसी मेंटर्स। आई एम योर एजुकेटर सागर तिवारी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस के रिलेवेंस के बारे में बात करें तो केवल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केस पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड अगर रेफरेंस के बारे में बात करें तो ये इंडियन पॉलिटी के अंदर आता है ये पार्ट। एंड CDS, CAPF, इसके अलावा CAC, तीनों ही एग्जाम में यहाँ से मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो है फ्रेम किए गए हैं। तो इस केस को समझने के पहले कुछ इनिशिएटिव है हमारा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है पराक्रम 2.0, जो कि CPF AC का कोर्स है, जहाँ आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्रिपरेशन कराया जाएगा। पेपर 1 में आपको 150 प्लस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, पेपर 2 में आपको 50 प्लस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है, जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसके ऊपर आपको डेडिकेटेड मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगा, और जो मॉक टेस्ट है उसका एवोल्यूशन होगा एंड फीडबैक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा वीडियो सॉल्यूशन एंड पीडीएफ सॉल्यूशन जो आपको अवेल किया जाएगा, ताकि आप उसको देखो, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो, अपने मिस्टेक को मिनिमाइज करो। इसके अलावा भी कोई आपका दिक्कत होता है, कोई आपका डाउट्स होता है, तो उसको जूम सेशन के थ्रू जो है दूर किया जाएगा। दूसरा है अपना युद्धवीर बैच, जो कि मैथमेटिक्स के लिए है। रिकॉर्डेड लेक्चर है, एग्जाम के पहले आप इसको एन नंबर ऑफ टाइम देख सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स एंड फॉर्मुलास के बारे में बताया गया है, ताकि आपके प्रेशियस जो समय है वो एग्जाम में बच जाए। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा बहुत सारा, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन दिए जाएंगे, सारे प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया जाएगा। और अगला है अपना युद्धवीर बैच, जो कि साइंस का है, जहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कवर किया गया है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट के फॉर्म में आपको पढ़ाए गए हैं। एनसीईआरटी का बैच, ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो किया गया है। यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर, तो आप एग्जाम के पहले इन नंबर ऑफ टाइम देख सकते हो। एंड अगर इन बैच में आपको एनरोल करना है तो इस दिए गए नंबर पे आप जो है कांटेक्ट करके अपना नाम जो है एनरोल कर सकते हो। हमारे सोशल मीडिया लिंक से आप चैनल से आप जुड़ सकते हो, नीचे कुछ लिंक दिए गए हैं, उससे आप उसके थ्रू आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल से जो है जुड़ सकते हो। CAPF AC मेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ते हो तो आपको ऑन रेगुलर बेसिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है बहुत सारे करने मिलेंगे, प्रैक्टिस करने मिलेंगे। और ये हमारा CAPF AC मेंटर्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हो। तो बात करते हैं केस के बारे में। सुनिए, तो कहानी स्टार्ट होता है केरला से। कहानी स्टार्ट होता है केरला से। हुआ ये कि उस समय केरला जो है, केरला गवर्नमेंट जो है, वहां पे लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था 1963। और जो सरकार है वो सोशो इकोनॉमिक जो है कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाह रही थी। सरकार जो ये चाह रही थी कि जो जितने भी लैंड्स है, जो बहुत सारे कुछ कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके पास बहुत सारे लैंड है, तो उनसे लैंड लेके जो लैंडलेस लोग हैं उनको लैंड प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। और ये हमारा DPSP का एक ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, तो यही केरला गवर्नमेंट कर रही थी। अब इसी में क्या हुआ कि जो केशवानंदा भारती हैं, जो कि केरला के एक हिंदू मठ के पुजारी थे, ठीक है, तो इनका लैंड जो है उसी में पकड़ा गया, इनका जमीन जो है उसी में पकड़ा गया। ये थे कसरगोड का जो मठ है, उसका पूरा जमीन जो है वो केरला गवर्नमेंट जो है वो पकड़ ली। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उस वक्त जो जमीन का मामला था, जो प्रॉपर्टी का मामला था, वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था। और आपको पता है कि जब भी मामला फंडामेंटल राइट का होगा, सीधे जाएगा हाई कोर्ट के पास या फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो मामला फंडामेंटल राइट का था, इसलिए सीधे पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और केशवानंदा भारती पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है, तो आप जो है वहां पे जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 में। ठीक है। हाई कोर्ट में भी जाने का प्रोविजन है आर्टिकल 226 के तहत, लेकिन ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। और केशवानंद भारती के साइड से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयर थे, जिनका नाम था नानी पालखीवाला। ठीक है। सो अब इन्होंने कहा केशवानंद भारती का कहना ये था कि आर्टिकल 26 का वॉल्यूशन किया गया है। आर्टिकल 26 क्या है? आर्टिकल 26 ये कहता है कि टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। अब इनका कहना ये था कि जो केसरगढ़ का जमीन था, ठीक है, वो जो जमीन था वो रिलीजियस पर्पस के लिए था। ठीक है, वो रिलीजियस पर्पस के लिए था, और रिलीजियस पर्पस वाला जमीन जो इनसे ले लिया गया, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 26 का वॉल्यूशन किया गया। तो इसके इसके बाद क्या हुआ कि कुछ कुछ आर्टिकल्स को चैलेंज किया गया। आर्टिकल 19(1)(f) को चैलेंज किया गया, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था। इसके अलावा आर्टिकल 25 को चैलेंज किया गया। आर्टिकल 31 को चैलेंज किया गया। आर्टिकल 31 भी राइट टू प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। ये पहले था, अब तो इसको रिवोक कर दिया, अब इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 19(1)(f) को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 32 जो है वो रिट के लिए होता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू जो है इन सबको चैलेंज किया गया। आर्टिकल 25, आर्टिकल 31, आर्टिकल 19(f).
ठीक है। अब जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो रेस्पोंडेंट कंटेंशन थे, उन्होंने कहा कि देखिए पहला बात तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है, ठीक है, हम लोग मानते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट जो है अमेंड करे कुछ भी कर सकती है, ठीक है, अमेंड करे कुछ भी कर सकती है पार्लियामेंट। दूसरा बात कि हम लोग सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चला रहे हैं, ठीक है, हम लोग सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चला रहे हैं और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है इसके बारे में डीपीएस में भी कहा गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हस्तक्षेप करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हस्तक्षेप करता है, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हम लोग का जो डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट होने नहीं दे रहा है। ये क्या नाम था रेस्पोंडेंट कंटेंशन का, ठीक है। बट इस केस को ये केस जो है बढ़ते दिन के साथ और ज्यादा पेचीदा होता चला गया और 13 जज जो है 13 जज के बेंच जो है अपॉइंट किए गए। 13 जज बेंच वाज सेट अप बाय सुप्रीम कोर्ट एंड द केस वाज हर्ड फॉर 98 वर्किंग डेज। सो 68 वर्किंग डेज, 68 वर्किंग डेज मतलब कि लगभग 3 महीना तक ये केस चला, लगभग 3 महीने तक ये केस चलता है। एंड इस केस में कुछ बात बताया गया, मेजोरिटी ऑफ द जो जज हैं उन्होंने बताया कि देखिए पहला बात कि आप अमेंडमेंट तो कर सकते हो, पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है बिल्कुल, बट ये जो अमेंडमेंट होगा वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए होगा। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को आप वॉयलेट नहीं कर सकते हो। तो ये जो है वर्डिक्ट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था ये। एंड इसके बाद ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सामने आता है। ध्यान रखिएगा बेसिक स्ट्रक्चर को आज तक डिफाइन नहीं किया गया, ये कहीं कहीं इसका डेफिनेशन नहीं मिलेगा आपको। बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। टाइम टू टाइम इसके ऊपर बात होता रहता है, बट कहीं डिफाइंड नहीं है, ठीक है। दूसरा बात ये बोला गया कि जो गोलकनाथ का जो केस था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस था, उसको भी यहाँ पर ओवर रूल कर दिया गया, ठीक है। बेसिकली हुआ है कि केशवानंद भारती केस के साथ 11 और केस को मर्ज कर दिया गया, 11 और केस थे इस टाइप के, उनको भी मर्ज कर दिया गया और इसके वजह से केस इतना पेचीदा हो गया, इतना लंबा हो गया। एंड इतिहास में कभी भी 13 जज के बेंच जो है एक केस को सॉल्व करने पीछे नहीं लगे थे आज तक। सबसे बड़ा जो जज बेंच है वो केशवानंद भारती केस में बैठे थे। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि ये जो केस है ना, ऐसा कहते हैं कि सरकार भी नहीं जीती और केशवानंद भारती भी नहीं जीते, बट ये केस जो है भारत और भारत की डेमोक्रेसी जो है वो जीत गया, बिकॉज ये केस जो है भारत की डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।